माय डियर स्टूडेंट, मैं लेकर के आया हूं एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का वन लाइनर, जो कि आपको सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम इसका पहला चैप्टर देखते हैं, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखिए राष्ट्र निर्माण क्या होता है। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो है ना सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक एकता हो, उसे राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे राष्ट्र कहते हैं। और इसका एकीकरण हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक का एकीकरण किया जाए, वही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। अब देखिए राष्ट्र निर्माण तो समझ गए। अब देखिए उस समय में क्या क्या चुनौतियां हुआ था सो बताते हैं। जैसे भारत में जो है देखिए अनेक भाषा के लोग रहते हैं, है ना। सबका अपना अपना संस्कृति है, सबका अपना अपना भाषा है ना। जैसे उत्तर भारत में देखिए मैथिली, भोजपुरी, मगही, है ना, बहुत सारी भाषा बोली जाती है। जैसे दक्षिण भारत में तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, सब के सब बोले जाते हैं। तो विविधताओं से परिपूर्ण देश में जो है किस तरह के जो है ना एकता स्थापित किया जाए कि राष्ट्र का भी खंडन कभी ना हो, राष्ट्र का जो है ना खंडन कभी ना हो। तो विविधताओं से परिपूर्ण देश में क्या है, किस तरह की एकता स्थापित किया जाए, पहला चुनौती था। और जो है ना एक ऐसा संविधान, दूसरा चुनौती यह है कि एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जाए जिससे जो है कोई भी वर्ग अछूत न रहे, कोई भी वर्ग अछूत इससे न रहे। तीसरा चुनौती यह था कि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, है ना, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद क्या है कि बहुत सारा गरीबी था। क्यों गरीबी आया? बंटवारा हुआ, उसके बाद बहुत सारी त्रासदी आई, दंगे हुए, इसमें पैसा बहुत सारे खर्चे हुए, उसके कारण जो है ना और ज्यादा गरीबी आ गई थी। और अंग्रेज लूट करके ले गए सो तो अलग ही था। तो है ना कि विकास किस तरह से किया जाए कि कोई भी वर्ग इससे अछूत न रहे, विकास से भी अछूत न रहे, सबका विकास हो, किस तरह से विकास किया जाए, है ना। तो तीसरा चुनौती ये था। और ये विकास के लिए जो है भारत सरकार ने जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया था। कौन सी योजना का? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया था। चलिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि देखिए सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। हिंदुस्तान कब आजाद हुआ? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। क्या किया था? संबोधित किया था। 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक संबोधित किया था या भाषण दिया। उनका यह परिषद भाषण भाग्य वधु से चीर प्रतीक्षित भेंट या त्रिष्टविद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। 14-15 अगस्त को जो है ना हिंदुस्तान आजाद हुआ, और उसी समय जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या है एक भाषण दिया था। उस भाषण को क्या कहा जाता है? भाग्य वधु से चीर वधु प्रतीक्षित भेंट या त्रिष्टविद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। किस क्षण की? आजादी के क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी हिंदुस्तान की जनता। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि हमारी आजादी की लड़ाई में कई आवाज बुलंद थी। हमारी आजादी के लड़ाई में जो है बहुत सारी आवाजें बुलंद थी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज बुलंद थे, अंबेडकर की आवाज थे, राजेंद्र प्रसाद के थे, जो है ना ये सब की आवाज बुलंद थे। बहरहाल दो बात पर सबकी सहमति थी। दो बात पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए। जो है ना पहली सहमति क्या थी कि जो है ना आजादी के बाद देश का जो शासन क्या है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जरिए चलाया जाए। और दूसरा यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करे, सरकार सबके भले के लिए कामकाज करेगी। इस शासन में गरीबी और कमजोरी
कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। अब देखिए यहां पर है, इस शासन में गरीबी और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि भारत जो स्वतंत्र हुआ था उस समय में अमीर ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही गरीब गरीब लोग थे, बहुत ज्यादा गरीब गरीब थे, तो उनका खास ख्याल रखा जाएगा। गरीबी और कमजोर जो भी वर्ग थे उसका खास ख्याल रखा गया, उसको समानता का अधिकार दिया गया था, समानता का। देश अब आजाद हो चुका था और आजादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। अब आजाद हो गया, आजाद हो गया, उसके बाद लोगों के सपने होते हैं ना, यहाँ हमारी संविधान ऐसे हो, हम लोग तांत्रिक ढंग से चले, है ना, समानता मिले। उस समय में क्या था, आजादी से पूर्व था कि जो भी बड़े वर्ग थे वो क्या करते थे कि छोटे वर्ग पर क्या करते थे, अधिकार जमाते थे कि तुम ऐसे करो वैसे करो। लेकिन जब आजादी मिली उसके बाद जो है लोगों की ये मानसा हो गई कि हमको समानता का अधिकार मिलेगा, हम भी अपने शासन को चुन सकेंगे, जो भी जो नीचे वर्ग थे या कमजोर वर्ग कहिए या गरीब वर्ग कहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। यह कोई आसान काम नहीं था। आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हिंदुस्तान की आजादी जो मिली थी क्या कठिन बात नहीं था, बहुत ज्यादा कठिन था, बहुत ही ज्यादा। जैसे इतना त्रासदी हुआ था, इतना त्रासदी हुआ था कि कह नहीं सकते। इधर से ट्रेन जाता था तो पूरी ट्रेन में लाशें बिछ कर आता था, उधर से आई तो लाशें बिछ करके आई, ऐसे था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आजाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई वैसा हालात में आजाद हुआ था। जब हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ था, उससे पहले कोई ऐसा देश नहीं था जो इन हालातों में आजाद हुआ था। सबकी जो है आजादी हुआ था, उस भारत से बेहतर स्थिति में आजादी मिली थी। देखिए आजादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ 1947 का साल अभूतपूर्व हिस्सा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। जो है ना, हिस्सा तो कट गया, भारत का विस्थापन भी हुआ, क्या एक त्रासदी का भी साल था, बहुत मारकाट हुआ था, बहुत सारे दंगे हुए थे। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। जो है ना, बहुत सारे अपने लक्ष्य थे, उसको जो है ना शुरुआत करने का समय आ चुका था। आजादी के बाद संविधान का निर्माण करना है, सभी वर्गों को क्या करना है, आगे करना है, सभी वर्गों को, जो भी नीचे वर्ग उसको बराबरी का दर्जा देना है। जो है ना, जिनको अधिकार नहीं है वो अधिकार देना। जैसे महिलाओं को उतना अधिकार नहीं था, लेकिन महिलाओं को भी अधिकार दिया गया, अब तो बहुत ज्यादा अधिकार मिल गया है। अब आजादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका, न्यू राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। देखिए जो हमारे राष्ट्र बने थे, नया देश बना था भारत, वो एक चुनौतियों के चपेट में है। बताए ही है कि क्या क्या चुनौती था, कि विविधताओं से परिपूर्ण देश में क्या है, किस प्रकार की एकता स्थापित किया जाए, किस तरह के संविधान स्थापित किया जाए कि किसी भी हिस्से को, किसी भी क्षेत्र को तकलीफ न हो। जैसे भारत का संविधान बना था तो एक भाषा के कारण जो है ना तकलीफ हुआ था दक्षिण भारत के लोगों को। हिंदी के लिए राष्ट्र भाषा जब हिंदी बना था, इससे प्रॉब्लम था कि इसको दक्षिण भारत के लोगों को। तो वैसे ही जो है इस बात से ध्यान नहीं हटा था। और तीसरा चुनौती था कि किस प्रकार से विकास किया जाए कि सबकी भलाई हो, सब जो भी नीचे वर्ग थे उनकी भी भलाई हो। अब आगे है अब आगे देखते हैं। 3 चुनौतियां था। पहली और तत्कालीन चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक, इसे भारत को गढ़ने की थी। भारत को गढ़ने का अर्थ क्या है कि भारत को एक गढ़ने का था। पहला चुनौती था कि भारत को कैसे एक किया जाए। उस समय में 2 तरह के था, जो है ना, कुछ राजा के क्षेत्र थे और जो देसी रियासत थे, और एक ब्रिटिश था।
ब्रिटिश क्षेत्र था। तो जो है ना सबको कैसे एक किया जाए, तो वही बता रहा है कि भारत को गढ़ने की थी। पहला चुनौती कौन था? भारत को गढ़ने की थी, जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत में जो है सभी संस्कृति के लोग जो है, सभी संस्कृति के लोग जो है एक सूत्र में बंध जाए, सभी भाषा के लोग जो है एक सूत्र में बंध जाए। तो ऐसा निर्माण करना था। और भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, एक महादेश के बराबर था। जो भारत का क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र था, वो एक महादेश के बराबर था, देश नहीं महादेश के बराबर था। भारत में जो है ऐसे भी 10 देश तो ऐसे भी बन सकते हैं, 15 देश, और 15 देश के बराबर एक देश बना है, तो उसको एक महादेश के बराबर ही कहेंगे। भारत अपने आकार, और ये तो हो गया, यहाँ अलग अलग बोलने वाले लोग थे, यहाँ अलग अलग बोलने वाले लोग थे, यहाँ अनेक भाषा के लोग क्या करते थे, रहते हैं। उनकी संस्कृति अलग अलग थी, उनकी संस्कृति क्या थी, अलग थी, भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, फिर भी एक सूत्र में भारत के सभी लोग बंध गए हैं। और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे, अलग अलग धर्मों के थे, एक ही धर्म के नहीं। बौद्ध, जैन, हिंदू, मुसलमान, सभी, सिख, ईसाई सभी है यहाँ पे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। उस समय में जो भारत की एकता कर रहा था, राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, उस समय में ये मतलब मन में था कि इतना विविधताओं से परिपूर्ण देश ज्यादा दिनों तक क्या है, एकजुट नहीं रह सकता है। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर एक गंभीर सवाल खड़े थे, जो है ना मन में खटक रहा था कि कभी ऐसा ना हो कि किसी क्षेत्र में क्या विद्रोह हो जाए और वह भारत का हिस्सा हट जाए। तो ऐसा मन में खटक रहा था, क्या भारत एक रह पाएगा, ये सोच रहा था भारत के लोग। ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा, जो है ना भारत ऐसा करने के लिए जो है ना सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा। जैसे विविधताओं से परिपूर्ण देश है, उसमें एक हुए रहने के लिए जो है ना ज्यादा से ज्यादा जोर देगा, ये लोगों का मानना था। और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा। क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा। उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था, भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। भारत की अखंडता को कैसे हासिल किया जाए, ये भारत के लोग सोच रहे थे कि कैसे एक क्षेत्रीय अखंडता को हासिल किया जाए। सभी क्षेत्र को, जब जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र थे, उसको कैसे एक सूत्र में बांध करके रखा जाए। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। दूसरी चुनौती बताए हैं कि एक संविधान निर्माण करने या लोकतंत्र को स्थापना करने की थी। भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। सभी नागरिकों को क्या है, मतदान करने का अधिकार दिया गया है। जितने भी 18 वर्ष से पहले के लोग हैं, उनको क्या है, मतदान करने का अधिकार दिया गया है, महिला हो या पुरुष हो। आगे है, भारत ने शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मुल्क लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह सुनिश्चित हो गया कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। जैसे लोकतांत्रिक शासन के अंदर क्या है, राजनीतिक मुकाबला होगा। जैसे अभी चुनाव होता है तो क्या है, लोक शासन करने वालों की क्या मुकाबला होता है कि भाई एक नहीं 5 खड़ा होते हैं, 5 चुनाव में खड़ा होते हैं, फिर उनको हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। तो मुकाबला ही हुआ ना कि भाई तुम जीतेगा कि हम जीतेंगे, कौन जीतेगा, ये मुकाबला हो रहा है।
लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। देखिए अब लोकतंत्र कायम करने के लिए है क्या है, लोकतांत्रिक संविधान की जरूरी होगा। ये नहीं कि तानाशाही जैसे संविधान का निर्माण कर दिए और जो है ना लोकतंत्र की स्थापना का बना करके रखे हैं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। संविधान जैसा रहेगा उसी तरह के क्या है लोग भी रहेंगे, उसी तरह से रहेंगे ना। जैसे अगर हम किसी क्षेत्र को क्या है हम अपना संविधान थोप देते, क्या वो क्षेत्र कभी ना कभी विद्रोह तो करेगा और फिर भारत का खंडन हो जाएगा। तो क्या एक लोकतांत्रिक संविधान क्या होता है, जरूरी होता है, लेकिन इतना भरा ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। क्या है, संविधान जो है, संविधान का निर्माण तो हो गया, अब जो है ना लोकतांत्रिक व्यवहार से हो। लोकतांत्रिक क्या है कि लोकतंत्र जो लोग रहे वो क्या है संविधान की बात करें कि हाँ संविधान ने ये हमको क्या है अधिकार दिया है। आगे देखिए, अब देखिए तीसरी चुनौती थी कि ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला हो। हम बताए थे कि तीसरा चुनौती में क्या है, विकास ऐसा किया जाए जिसमें सभी वर्ग का क्या हो, भलाई हो। अब है न कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर नए संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ सम्मान का बर्ताव किया जाए और असामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। जैसे कुछ अल्पसंख्यक लोग थे, उसको क्या विशेष अधिकार दिया जाए, है ना। जैसे अगर कुछ कम जिसका जनसंख्या, उनको क्या है इज्जत हम लोग नहीं देंगे, है ना, कि भाई तुम 4 5 को तुम हटो साइड रहो। जिसका समुदाय बड़ा होगा उनको क्या महत्व ज्यादा दिया जाता था। तो इसलिए क्या है जो भी अल्पसंख्यक वर्ग थे उनको क्या है अधिक सुरक्षा दी गई थी, अधिक सुरक्षा, विशेष अधिकार दिया गया था, ताकि क्या हुआ अपना धर्म और संस्कृति बचाए रखे। देखिए संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें राजनीतिक को जरूरी करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खाते के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना था। देखिए जो भी आर्थिक और गरीबी, जो भी लोग जो है आर्थिक रूप से और गरीबी जो है ना, आर्थिक रूप से जो गरीब हो उनको क्या है विशेष नीतियों को क्या किया गया, तैयार किया गया, उनको विशेष छूट दिया गया था। अब आगे देखिए, आजादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटना की चर्चा की जाएगी जिन्हें आजादी के एक संदर्भ में प्रदान किया। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि अगले 2 अध्याय में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौती पर विचार करेंगे। देखिए ऐसा विकास करें जिससे क्या है अगले अध्याय में क्या करेंगे, हम आर्थिक विकास की हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे कि हम क्या क्या चुनौती है आर्थिक विकास करने में, उस पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। आर्थिक चुनौती क्या क्या आया था आजादी के बाद, उस पर विचार करेंगे। देखिए सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आजादी दूसरी जगह लाने को मजबूर हुई। आजादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरों में से यह था। देखिए जब 1947 में आजादी मिला तो क्या है, आजादी के बाद जो है
अनियोजित तरीका से क्या था, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। यह त्रासदी से भरा था, यहाँ से वहां जाते थे तो लोगों को डर होता था, और डर भी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ से वहां तक जाने के बाद जो है ना कभी हत्या कर दी जाती थी, या वहां से यहाँ आने में कभी लोगों की हत्या कर दी जाती थी। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कवि और फिल्मों में इस मारकाट की त्रासदी का जिक्र किया, विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्त किया है। पाकिस्तान की जो फिल्म और फिल्म निर्माता है वो उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में क्या है, इसकी चर्चा की है, इस त्रासदी की चर्चा की है। चलिए आगे के लेक्चर देखने के लिए जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।